29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। कौन जिम्मेदार? गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई। अक्टूबर 12, 2024 मुंबई, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। इसके पीछे किसका हाथ? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार। इसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल 14, 2024 को फायरिंग। कौन जिम्मेदार? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार। गुरुग्राम क्लब में बॉम्बिंग फरवरी 2024। इसके पीछे भी जो मुख्य रूप से नाम हैं, गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई। हरजीत सिंह की कनाडा में मौत नवंबर 2024, फिर यही नाम। और ऐसे तमाम और मामले जिसमें फिरौती, आर्म्स ट्रैफिकिंग, अलग अलग प्रदेश में सब जगह यही नाम घूम घूम करके सामने आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई हिंदुस्तान के एक जेल में बंद, गोल्डी बरार विदेश में। काम एक गैंग की तरह चल रहा है। यहाँ के जेल में बैठा एक गैंगस्टर विदेश में बैठे एक गैंगस्टर को आदेश दे रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से एक अपराध को अंजाम दिया जाए, और वो हो भी रहा है सब प्रशासन की नाक के नीचे। और जब एजेंसीज धीरे धीरे करके इस नेक्सस तक पहुँच रही थीं कि किस तरीके से इस नेक्सस का भंडाफोड़ करें, अब एजेंसीज के ही हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में टकराव हो गया है, रिश्तों में दरार आ गई है और गैंग में फूट हो गई है। और इससे एजेंसीज का सिरदर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कैसे बढ़ गया है, उसके पीछे की वजह क्या है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खबर क्या है जो अभी सामने आ रही है। तमाम पब्लिकेशंस के हवाले से अब ये खबर आ रही है कि एक स्प्लिट हो गया है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार में, जो साथ में ही काम करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई इस देश के अलग अलग जेल्स में बंद हुआ है और गोल्डी बरार इस देश में है ही नहीं, और ये आपस में एक सिंडिकेट की तरह काम करते थे और आपराधिक गतिविधियों को, मर्डर्स को, इन सारी चीज़ों को, रैंसम, एक्सटॉर्शन, इन सारी चीज़ों को अंजाम देते थे। तो अब इनकी गैंग में फूट हो गई है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनकी और स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए थोड़ी सी समस्या बढ़ गई है। और समस्या इसलिए बढ़ी है कि अब वो उस नेक्सस को जिस तरीके से भंडाफोड़ करना चाहते थे शायद ना कर पाएँ, क्योंकि अब उस तरीके से संवाद ही नहीं होगा, वो लिंक्स नहीं होंगे। इसके पीछे भी एक थ्योरी है, उस पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। अब ये क्यों हुआ है, ये रिफ्ट क्यों हुई है, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को गोल्डी बरार से और सचिन गोदारा, ये हैंडलर्स थे, इन दोनों से भरोसा इसलिए उठ गया और गुस्सा इसलिए आया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का मानना है कि इन दोनों ने विदेश में अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके इमिग्रेशन के मुद्दे को ठीक से हैंडल नहीं किया है। ये आरोप है। और ये पूरा कार्रवाई क्या है, इंडियन एक्सप्रेस 16 जून 2025 के हिसाब से अनमोल बिश्नोई वो लीगल इश्यूज़ में फंस गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। जाली डॉक्यूमेंट, जाली दस्तावेज से वो घुसने की कोशिश कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और अब उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन एंकल ब्रेसलेट ट्रैकर लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब वो जहाँ भी जाएंगे वो ट्रैकिंग होती रहेगी और पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स को पता लगता रहेगा कि अनमोल बिश्नोई कहाँ जा रहे हैं, किधर किधर घूम रहे हैं और किससे टच में हैं। इस चीज़ से बड़े नाराज़ हैं कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई, यहाँ के जेल में बैठे हुए, जिनका यह मानना है कि सचिन गोदारा और गोल्डी बरार ने ये पूरा मुद्दा ठीक से हैंडल नहीं किया है, उनके भाई वाला। और यहाँ से एक फूट की बात सामने आई है। आपको ये बता दें, अब हेडेक पर आते हैं कि क्यों ये सिरदर्द है एजेंसीज़ के लिए। इसको सिरदर्द इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो पूरा ट्रैकिंग का एफर्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है इससे। कैसे होता है, आपको ये बता दें कि अब नई सिंडिकेट्स बनेंगी, फिर टफ वॉर होगी। अब इन सिंडिकेट्स में आपको अगर पेनिट्रेशन चाहिए तो आपको नए सिरे से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आपके बोर्ड में जो आप पिन्स बना रहे थे कि इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन उससे, सारे कनेक्शंस अब आपको नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक शतरंज का खेल बीच शतरंज के खेल में ही रीसेट हो गया।
नए सिरे से आप पूरा बिसात अपनी बिछाइए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती निकल करके सामने आ रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि गैंगस्टर्स की पूरी गतिविधि और मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि एक और लॉरेंस बिश्नोई के एक सहयोगी हैं जिनका नाम है नोनी राणा, और इनके ऑपरेशंस में ये लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं एक्सटॉर्शन कॉल्स के लिए, तो उसकी ट्रैकिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और इसमें दिक्कतें आ सकती हैं इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को। वीपीएन क्या होता है? ये एक वर्चुअल नेटवर्क होता है, यानी कि आप बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन जब आपका ट्रैकिंग होगी तो उसमें ये पता चलेगा कि भाई ये कॉल तो लंदन में ओरिजिनेट हुई थी, या ये वाला मैसेज जो है ये तो इस देश में देखा गया था। यानी कि आप जियोग्राफिकल बाउंड्री ही चेंज कर सकते हैं, और ऐसे में फिर ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। हालांकि सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिसमें वीपीएन ट्रैकिंग भी की जा सकती है, लेकिन वो एक एडेड चैलेंज हो जाता है, तो ये एक नई दिक्कत है। अब आपको ये भी बता दूं कि अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी एक चार्जशीट की है 2024 गुरुग्राम क्लब बॉम्बिंग्स के केस में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के खिलाफ, और उसमें गोल्डी बरार का भी नाम है, और उसमें जिक्र है ये जो नया अलायंस है गोदारा के बीच में कि किस तरीके से ये एक इंटरनेशनल नेक्सस बनाने का, नया इंटरनेशनल नेक्सस बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस मिक्स में अब लॉरेंस बिश्नोई शायद शामिल ना हो। तो ये एक नई कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा देखिए, आपको ये भी बता दें कि ये क्या अलायंसेस हैं, इनमें ज़रा डिटेल में जाते हैं जितनी जानकारी अब तक मिली है। तो लॉरेंस बिश्नोई और नोनी राणा, ये क्योंकि अब बिश्नोई और बरार में जो दरार आई है उसके बाद नए रिश्ते बन रहे हैं, नई गैंग्स बन रही हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई और नोनी राणा, जिसका नाम सूर्य प्रताप भी है, बिश्नोई साबरमती जेल में है और नोनी राणा कनाडा बेस्ड है, एंड ही इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ हरियाणा गैंगस्टर काला राणा वीरेंद्र प्रताप। और ये अब एक्सटॉर्शन कॉल्स, वीपीएन के चलते अब ये सारी चीज़ें लॉरेंस बिश्नोई के लिए मैनेज कर रहे हैं, यानी कि अपना इंटरनेशनल हैंडलर लॉरेंस बिश्नोई ने बदल दिया है। इसकी जानकारी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया कि एक पूरी आपने मेहनत की और सारी चीज़ें आप लेकर के आए, उसके बाद अब नया पार्टनर हो गया, यानी कि पूरा मेथड वही है, लेकिन अब आपको नए सिरे से वो नेक्सस मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन गैंगस्टर्स इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि वक्त वक्त पर अपने पार्टनर्स बदलते रहते हैं, तो उसका भी इल्म है, ये उनका बिजनेस मॉडल है, इसका इल्म है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को, जैसे कि काला राणा, जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेड़ी, रोहित गोदारा, धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश में, रोहित मोई और हाशिम बाबा दिल्ली में, ये सारे नाम हैं। गोल्डी बरार का तो नाम मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है ना एजेंसीज के सामने, वो है ये जो अब फ्रैगमेंटेड नेटवर्क हो गया है, अब अलग अलग नए नए लोग आ गए हैं, तो नए सिरे से करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑपरेशंस और जो वीपीएन है वो एक चुनौती है, और ये जो टफ वॉर हो रही है, जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस कनाडा से, एक तो गैंगस्टर्स की टफ वॉर, और उसके बाद फिर हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कनाडा के साथ, इंटरनेशनल एजेंसीज़ आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगी, वो सारी चीज़ें हैं। और प्लस एक भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, वो है रिसोर्स स्ट्रेन। चाहे एनआईए हो या स्टेट पुलिस हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी तमाम बार ये बात सामने आई है कि एक रिसोर्स क्रंच है, और इसमें आपको ये सब भी करना है, और आपको गैंगस्टर्स को पकड़ करके उनके मोडस ऑपरेंडाई पे भी काम करना है, प्लस आपके पास उस तरीके के साधन संसाधन नहीं हैं, ह्यूमन रिसोर्स आप उतना डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अब एक उम्मीद इस तरीके से जग रही है कि क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर के अब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो अब एक प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप ये क्रैक करें कि ये गैंग्स किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं और कैसे अपना पूरा मोडस ऑपरेंडाई बदलती रहती हैं। तो एक तरफ हेडेक भी है, ये बात सच है, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण भी जगती है। यहाँ पर लास्ट में एक ज़रूरी चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है।
हमने पिछले साल जब ये पूरा गैंग वॉर चल रही थी, इंटर स्टेट गैंग्स, इंट्रा स्टेट गैंग्स, इंटरनेशनल गैंग्स, लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन इन सब से, ये सारे तार, उस समय हमने बात की अशोक चांद जी से, दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर थे। और अशोक चांद जी ने, आपको याद होगा, इंडियन मुजाहिदीन का जो पूरा रैकेट था उसको उन्होंने बस्ट किया था। वो उस टीम में थे जिसने ये गैंग को एक्सपोज किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज किया था। अशोक चांद जी से जब बात हुई तो उनका ये कहना था, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात बोली, कि कोई भी गैंग को ऑपरेट करने के लिए एक तो चाहिए होता है नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए क्या होगा कि आपको ये रुतबा दिखाना होगा कि आप गैंगस्टर हैं, बड़े गैंगस्टर हैं, ताकि आप और छुटभइये गैंगस्टर्स को अपने आगोश में ले सकें, अपने नेटवर्क में ले सकें। और दूसरा चीज़ है, इस नेटवर्क को बनाने के लिए पैसा चाहिए। अब तक गोल्डी बरार की वजह से और उनके जो एफिलिएशंस हैं भब्बर खालसा इंटरनेशनल से और तमाम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, ये पैसा वहाँ से संभवतः आ रहा था, ऐसा उनका मानना है। अब ये वाला कनेक्शन क्योंकि टूट गया है, तो अब फिरौती के पैसे, आपको मालूम है ये जो नया नूनी राणा वाला नया एक एसोसिएशन बनाया है लॉरेंस बिश्नोई ने, इस चीज़ को क्रैक अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर लेंगी और अगर आप फाइनेंसेस रोक देंगे टेरर और गैंग का, तो अपने आप ही गैंग चरमरा जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लॉरेंस बिश्नोई है, आई थिंक पंजाब का रहने वाला है, एंड उसकी जो क्या कहते हैं जो गैंग है, जो बताते हैं दैट इट इज़ क्या कहते हैं काफ़ी स्प्रेड ओवर है, आई मीन ऑल ओवर दी, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। उसके अलावा उसके शूटर्स भी काफ़ी है उनके पास। बट सबसे चौंकाने की बात है दैट वो जेल में बंद है, लेकिन जेल से वो ऑपरेट करे जा रहे हैं। करेक्ट। हाँ, तो उसका मतलब है दैट उनका जो कम्युनिकेशन चैनल अभी भी चालू है। तब वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, कैसे नहीं रोक पा रहे हैं, वो तो अलग बात है। बट द फैक्ट इज़ दैट वो अभी, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और किसको टारगेट करना है, वो अपने जो भी उनके लेफ्टिनेंट्स वगैरह है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो उससे क्लियर बात है दैट उसके जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो अभी भी चालू हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, गैंग को चलाने के लिए एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको एक संस्था की तरह, एक संस्था की, इट्स लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट एंटरप्राइज अगर आप कहेंगे तो उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट भी करना ज़रूरी है, आपके लिए लोग आपके लिए काम करने के लिए भी इच्छुक होना चाहिए। तो उसमें एक आपका हीरो वर्शिप आ जाता है। ही हैज़ क्रिएटेड एन ऑरा, अपना लिए एक ऑरा कर लिया है, जिससे लोग जो भी यंगस्टर्स होते हैं, जो यू कैन से इंक्लिनेशन टुवर्ड्स क्राइम है, तो उनके साथ वो जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो उनका एक कैचमेंट एरिया बन गया है रिक्रूटमेंट का। उनको आई मीन क्या कहते हैं, फॉलोअर्स के लिए उनको कोई ऐसी कमी नहीं है। दूसरी ये बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है फंडिंग की। जब तक ऐसा ना, आप किसी भी चीज़ को, जैसे हम टेररिज्म में कहते हैं, मोटिवेशन में भी एनीथिंग, मे बी रिलीजन और एनी अदर एस्पेक्ट, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग के बिना चल नहीं सकता, पैसे के बिना नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चल सकता। चाहे वो आप गैंग चला लीजिए, चाहे आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, कुछ भी हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए फंडिंग ज़रूरी है। सो हमें अगर इन गैंग्स को सॉर्ट ऑफ एलिमिनेट करना है या उनके जो भी एक्टिविटीज़ को पूरी कर्व करना है, तो मेंबर्स को तो टारगेट करना ही करना है। जो उनके मेंबर्स हैं उनको तो टारगेट करना ही करना है, तो जो भी वे हमारे पास जो लॉ है उसके थ्रू टारगेट करना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी फंडिंग को टारगेट करना है। अगर आपने इनकी फंडिंग रोक ली, फाइनेंसेस रोक लिए, तो इनका ये गैंग अपने आप में ही टूट जाएगा। अब जो फंडिंग आती है, जैसे आपने आई मीन व्हाट मैंने भी पढ़ा है और सुना भी है, जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, इट इज़ लिंक टू इट, क्या कहते हैं, गोल्डी बरार है। तो उसका कोई उसकी कोई खालिस्तानी लिंक्स वगैरह है। तो एक फंडिंग ये भी हो सकता है दैट देखो एवरीबडी इज़ अवेयर, आई मीन दैट खालिस्तानी
ऑर्गेनाइजेशंस आर सपोर्टेड बाय पाक ISI। करेक्ट। हाँ, तो मे बी वहाँ से भी फंडिंग आती होगी। दूसरा फंडिंग होता है एक्सटॉर्शंस के थ्रू। आप डर पैदा करके लोगों से पैसा उगाते हैं, चाहे आप आई मीन इनके केस में ही वाज आल्सो टारगेटिंग दी फेलो सिंगर्स को टारगेट करते थे, म्यूजिशियंस को टारगेट करते थे, अदर बिजनेसमैन वगैरह, आई मीन दे आर ऑल टारगेटेड। तो फंड्स वहाँ से भी आता है। एंड सेकेंडली सिंपथाइजर्स भी होते हैं जो इनको यूज़ करना चाहते हैं। आई मीन गैंग्स आर ऑल्सो यूज्ड। करेक्ट। ये नहीं है कि गैंग्स आर नॉट यूज्ड, इट इज़ वन, आई मीन क्या कहते हैं, और वन पर्सन में यूज इट अगेंस्ट दी अदर। तो उसको यूज करने के लिए भी सिंपथाइजर्स भी फंड कर लेते हैं। करेक्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दी फंडिंग हैज टू बी टारगेटेड। तो इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।